आपके यही डायलॉग रहते हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, और आप सरकार के इर्द गिर्द भी नहीं होते हैं, आपकी सबकी जमानतें जब्त हो जाती हैं। आपको कुछ पार्टी की तरफ से खर्चा मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाल बत्ती की गाड़ी मिल रखी है? नहीं। MLC वगैरह कुछ बनाया हुआ है आपको? नहीं। आपके परिवार में किसी को जॉब वॉब मिली है? ना। तो आप डर क्यों हैं? नहीं, मैं डरता खुल के क्यों नहीं बोले कि 0 आ रही है अब की बात दिया? आप देख रहे हैं पार्टी की स्थिति, और ईमानदार और वफादार लोग आज घर बैठे हुए हैं। चाहे कोई 20 साल से काम कर रहा हो, चाहे 30 साल से काम कर रहा हो, चाहे 10 साल से काम कर रहा हो, लेकिन ईमानदार वफादार लोग उन्हें चाहिए भी नहीं ना, कि जो हमारे लोग हैं केवल सोशल मीडिया पे राजनीति करते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब कार्यकर्ता घर घर तक जाते थे। आज कितने लोग, कितने पदाधिकारी, कितने प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष ऐसे लोग हैं जो कार्यकर्ता के घर जा रहे हैं? कितने लोग हैं ऐसे? किसी की हारी बीमारी, दुख तकलीफ, मौत परेशानी में जा रहे हैं क्या? आप दावत रख लो, अभी आ जाएंगे वो। मान्यवर कांशीराम साहब ने चमचा युग लिखी, उन चमचों ने ही पार्टी का नाश कर दिया। ये चमचे के जो लोग आज पदों पर बने रहना चाहते हैं ना, जो इतने साल से पदों पर टिके हुए हैं, उन्होंने अपने चमचे पाल रखे हैं और वो पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में मैं गारंटी दे रहा हूँ, पूरी दिल्ली में आपके पास 10 महिलाएं नहीं होंगी पद पे। महिलाएं हैं पर पदाधिकारी नहीं है, और ना ही काम करने वाली महिलाएं। और युवा की भी बता दूं, अगर मैं पूरी दिल्ली की बात करूं तो 25 से 30 युवा ही होंगे। मैंने इसी बात को बोला है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटें आ रही हैं? आपकी सरकार नहीं बन रही, सीटें कितनी आ रही हैं? मैं आपसे इस बात की शर्त रख सकता हूं कि हम जो जहां चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ठीक है, BSP पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, सरकार बनाई, और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, नहीं बनी, एक में भी नहीं बनी तो क्या करोगे आप बताओ? आप सारे BSP वाले क्या करोगे? मैंने आपके आला अधिकारी जो हैं, जो पदाधिकारी जो हैं, जिनको बहन जी बहुत लाइक करती हैं, वो ये कह रहे थे हमारे बिना सरकार नहीं बन रही, अगर हम नहीं बना रहे तो हमारे बिना सरकार नहीं बन रही। और वही डायलॉग उन्होंने आपको भी चिपकवा दिया और आपके दिमाग में भी घुसा दिया है। ऐसे ही युवाओं को बरगलाते रहेंगे तो सर ये पार्टी आगे ग्रोथ कैसे करेगी आपकी? दोस्तों जय भीम, नमो बुद्ध है, मिलेंद्र गौतम। आज मेरे साथ हैं युवा नेता आशीष सागर जी। जी हाँ, युवाओं की बात करें तो युवाओं का आजकल जो है वो चलन है, और बहुत ज़ोरों पे चलन है। बिना युवा के पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी काम नहीं हो सकता। और अगर हम राजनीति की बात करें तो युवाओं का जो है वो, अगर BSP की बात करें तो BSP भी 50% की भागीदारी युवाओं को देती है। तो आज बात करते हैं युवा नेता आशीष सागर जी से, जो BSP में एक कार्यकर्ता के रूप में बड़े ज़बरदस्त तरीके से पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि अपने बचपन से ही ये कार्य कर रहे हैं, तकरीबन 6 साल की उम्र से। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम नवोदय। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आप BSP में एक बहुत अच्छा नाम आपका लिया जाता है, और अगर हम BSP की बात करें और समाज में अगर आपकी बात करें तो आपकी पूरी फैमिली का नाम जो है वो बहुत इज्जत से और रिस्पेक्ट से लिया जाता है। मेरे पिताजी ने इस मूवमेंट के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी जी। और वो कहते हैं घर में कि भाई मेरे जाने के बाद इस मूवमेंट को, हमारे घर से एक ना एक व्यक्ति इस मूवमेंट के लिए काम करेगा। तो बचपन से ही जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी मुझे मीटिंगों में ले जाते थे, बहन जी की रैली में ले जाते थे, BSP की मीटिंगों में ले जाते थे। तो वो मुझे यही कहते थे कि मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा इस मूवमेंट में काम करेगा और एक बेटा घर को संभालेगा। तो मैं बचपन से ही अपने पिताजी के साथ इस मूवमेंट में लगा हुआ हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ, समाज के लिए काम करता हूँ। क्या कभी कोई पद नहीं लिया पार्टी में? नहीं, पार्टी में कभी कोई पद नहीं लिया। तो क्या काम करते हो पार्टी के लिए, क्या काम करते हो? मैं पार्टी के लिए निस्वार्थ काम करता हूँ, चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो, तब भी मैं काम करता रहता हूँ। लोगों को समझाता रहता हूँ कि हमारी एक ही मात्र पार्टी है, वो है BSP। और इस देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। हम लोग जो, हमारी बात मतलब जो BSP जो जिस विचारधारा को लेकर चल रही है, वो हम लोग इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जहाँ पर सब एक प्लेटफॉर्म पर काम करें। तो उसी आइडियोलॉजी को हम लोगों के बीच में लेकर जाते हैं, और लोगों को हमारी बातें समझ भी आती हैं, तो पार्टी के साथ जुड़ते भी हैं। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अब राजनीति की बात हो रही है तो 2024 आने वाला है। 2024 में BSP कहाँ पहुँचने वाला? 2024 के अंदर बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ उभरने वाली है,
क्योंकि अभी 2023 में ही 5 राज्यों में चुनाव है। लड़ तो रही है पर हार रही है, जीत क्यों नहीं रही? नहीं, मैं अभी राजस्थान से आया हूँ और माननीय आकाश आनंद जी जो है हमारे पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, उन्होंने राजस्थान के अंदर 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल यात्रा की है। तो जब हमारा नेशनल कोऑर्डिनेटर ज़मीन पर आके काम करा तो लोगों ने एक लगा कि हाँ भाई, जो कुछ लोगों ने दिमाग में बैठा दिया कि भाई बीएसपी के लोग आते नहीं हैं, ज़मीन पे नहीं उतरते हैं या उनके बड़े नेता मिलते नहीं हैं। इस चीज़ को गलत साबित करने के लिए माननीय आकाश आनंद जी मध्य प्रदेश के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी, हर राज्य में ज़मीन पर उतर के काम किया। तो उसका प्लस पॉइंट ये है कि आप राजस्थान के अंदर हो गया, तेलंगाना के अंदर हो गया, मध्य प्रदेश के अंदर हो गया, छत्तीसगढ़ के अंदर हो गया, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टी के लोग आज बीएसपी की तरफ आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार सत्ता में आ रही है। वो अपने लोगों की आवाज़ उठाने का जो काम करती आई है, आज भी वो उसी मजबूती और ईमानदारी के साथ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग, आप ईमानदारी से, मजबूती से काम कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं जी, वो फेसबुक पे कर रहे हैं जी, ट्विटर पे कर रहे हैं जी, इंस्टा पे कर रहे हैं जी, पर आप ज़मीनी तौर पे जो अगर रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा। आप जो हैं सिर्फ इन्हीं 3-4 प्लेटफॉर्मों पे बहन जी को प्रधानमंत्री भी बना चुके हैं कई बार, और इस बार भी आप प्रधानमंत्री बहन जी को बना रहे हैं। क्या ये धोखा नहीं है लोगों के साथ? देखिए, बिल्कुल सिर्फ आप सोशल मीडिया पे आप खेल रहे हो, ज़मीन पे नहीं कर रहे आपका। बिल्कुल आपने सही बोला। देखिए, जो लोग सोशल मीडिया पर ही काम करते हैं ना, उन्हीं लोगों ने इस मूवमेंट का नुकसान किया है। सबसे ज़्यादा नुकसान बहन जी को और इस मूवमेंट को धोखा उन्हीं लोगों ने दिया है जो केवल फेसबुक और इंस्टा की राजनीति कर रहे हैं। जो लोग अपने लोगों के दुख परेशानी में नहीं खड़े होते हैं, हारी बीमारी में नहीं खड़े होते हैं, दुख तकलीफ में नहीं जाते हैं, ग्राउंड पे लोगों को काम नहीं करते हैं, केवल उन्हें चुनाव के समय में ही अपने लोगों की याद आती है, वही लोग इस मूवमेंट के लिए नुकसानदायक हैं। बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो लोग केवल फेसबुक और इंस्टा की राजनीति कर रहे हैं, पुराने फोटो पता नहीं कब। वोटर जो है, वोटर भी तो नहीं आपके पास आ रहा। अगर हम फेसबुक इंस्टा पे चलो सारे काम कर रहे हैं तो वोटर आपके पास नहीं आ रहा। यूपी पिछली बार आप 0 चले गए, एक आई, वो भी लोग कह रहे हैं कि उसकी खुद की मेहनत थी। दिल्ली में भी अगर लिया जाए तो सब 0 पे चला गया। तो अब दिल्ली में अगर हम दिल्ली की बात करें 2024 की और 25 की, तो क्या लगता है कि आकाश आनंद जी अब सफल हो पाएंगे? देखिए, इसका आपको इस बात से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में रोज कोई ना कोई कांग्रेस और बीजेपी छोड़ के बीएसपी की तरफ आ रहा है। इस बात से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि आकाश आनंद जी जो हैं वो एक डायनेमिक लीडर के तौर पे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपके लिए नज़र आ रहे हैं, पर अगर आंकड़े देखे जाएं तो जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी लोग जो हैं या तो बीजेपी में, सबसे ज़्यादा बीजेपी में टूट के जा रहे हैं, सेकंड नंबर पे कांग्रेस में, और थर्ड नंबर अगर हम आपका लें तो भी कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। और कोई इक्का दुक्का जो फेलियर जो नेता है वो अगर आप ले रहे हो तो कैसे आगे बढ़ोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप रुक जाइए, 1-1.5 महीना रुक जाइए, आपको पता चल जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ खड़ी है। क्योंकि राजस्थान जो आज 5 राज्यों में चुनाव है, हम लोग 4 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। जब हम जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है, और आपको पता चल जाएगा इन 1-1.5 महीनों में ही। अच्छा, मजबूती कहाँ तक है? आप गवर्नमेंट बना रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। कहाँ और कौन से शहर में? हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और अगर सरकार में हमारा थोड़ा बहुत चूक भी जाते हैं तो हमारे बिना सरकार भी नहीं बनेगी। आपके यही डायलॉग रहते हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, और आप सरकार के इर्द गिर्द भी नहीं होते हैं, आपकी सबकी जमानतें जब्त हो जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, आप डायलॉग कब छोड़ेंगे कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि सरकार 100% हम ही बनाएंगे और कोई बना ही नहीं सकता? मैंने पहले यही बोला है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। पर आपने वो एक घिसा पिटा डायलॉग भी मार दिया जो सभी नेता बोलते हैं। आप युवा हैं, मैं उन नेताओं की बात कर रहा हूँ जो सीनियर भी हैं और पार्टी में अच्छे ओहदों पे और पदों पे रहे हैं। वो लोग भी यही कहते हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। ये डायलॉग कब खत्म होगा आपका? देखिए, डायलॉग नहीं है ये, पहली बात। सहारे की जरूरत पड़ेगी बस। नहीं, सहारे की जरूरत नहीं। मैंने सहारा ही तो है कि हमारे बिना नहीं बनेगी, तो एक सहारा ही तो हुआ। पहले आपको जरूरत है, दूसरी पार्टी को तो बाद में जरूरत पड़ेगी। मैंने पहले यही बोला है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, है ना। आप कितनी सीटों से? 1 सीट से? नहीं, 1 सीट की तो बात यूपी में 1 सीट आई थी। देखिए, यूपी की आप बात करेंगे तो लोग हमारे लोगों को गुमराह, दिल्ली में 0 आए थे सर। आप हमारे लोगों को गुमराह किया गया कर दिया तो दिल्ली में तो नहीं कर सके।
13.5-14% वोट अब 0% पे आ रहा है सर, 1% से भी नीचे चला गया। देखिए मैंने एक और भी बात कही थोड़ी देर पहले, आपने गौर नहीं किया हो तो, कि जो हमारे लोग हैं केवल सोशल मीडिया पे राजनीति करते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब कार्यकर्ता घर घर तक जाते थे। आज कितने लोग, कितने पदाधिकारी, कितने प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष ऐसे लोग हैं जो कार्यकर्ता के घर जा रहे हैं? कितने लोग हैं ऐसे? किसी की हारी बीमारी, दुख तकलीफ, मौत परेशानी में जा रहे हैं क्या? आप दावत रख लो अभी आ जाएंगे वो, आप दावत रख लो अभी आ जाएंगे। लेकिन जब तक आप आप अपनी पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल अपने पार्टी के नेताओं की बात कर रहा हूं। और आज जो पार्टी का जो ग्राफ गिर रहा है उन्हीं लोगों की वजह से गिर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने कार्यकर्ता के दुख तकलीफ में नहीं जाते हैं, कार्यकर्ता के घर नहीं जाते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब ने और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बड़े संघर्षों के साथ इस पार्टी को यहाँ तक लेकर आए हैं, ठीक। और वो कार्यकर्ता के घर जाते थे, पता चलता था कि हाँ भाई कार्यकर्ता बीमार है या तकलीफ में है, कांशीराम साहब खुद जाते थे, कभी कार्यकर्ता को बुलाते नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन आज काम करने का पैटर्न चेंज कर दिया है। आप देखते होंगे बुला लेंगे प्रदेश में या कहीं पर भी, वहाँ पर मीटिंग लेते हैं। और आपकी मीटिंग में आप जो मीटिंग लेते हैं, आपके नेता बीएसपी के नेता जो हैं या पदाधिकारी जो हैं, जो मीटिंग लेते हैं उसमें 10 से 15 से ज़्यादा आदमी नहीं होते जी। और 10-15 लोगों की मीटिंग लेकर के आप क्या सोच रहे हो, आप सरकार बना लेंगे सर? बिल्कुल सही बात है। देखिए ये कमी उन लोगों की है ना, ये कमी तो उन लोगों की है जो कार्यकर्ता तक सही बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मैं, आप या और भी साथी कब तक अपने काम करते रहेंगे? कुछ ना कुछ तो उनको भी करना पड़ेगा ना। वो केवल और केवल प्रदेश में बैठ के कोरी राजनीति करेंगे तो पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा कैसे? तो बहन जी क्या स्टैंड ले रही है इसमें? क्या बहन जी को नहीं पता चल रहा? बहन जी तक वो लोग बात पहुंचाते नहीं है ना। बात कैसे नहीं पहुंचाते? बहन जी को रिजल्ट तो मिल रहा है ना, रिजल्ट 0 आ रहा है। तो ये तो बात अगर वो नहीं पहुंचा रहे बहन जी को, तो बहन जी को क्या इतनी भी समझ नहीं है कि वो रिजल्ट देख करके ये जांच सकें या जान सकें कि रिजल्ट 0 आ रहा है? अगर कोई आपको गलत बात बता रहा है तो रिजल्ट से तो पता चल रहा है कि वो बात गलत थी। देखिए रिजल्ट से ही पता चल रहा है, बिल्कुल। और बहन जी हर किसी को एक मौका देती हैं। इतने मौके दोगे सर, खत्म हो जाओगे तब? नहीं। देखिए बहन जी ये इस बार जो है ना, आपको आखिरी मौका है। आदरणीय बहन जी जो हैं पूरे समझ रखती हैं और इस देश की राजनीति में भूचाल बहन जी के नाम से ही उड़ जाता है। तो कुछ बदलाव होगा, अब जल्दी बदलाव होगा, क्योंकि लोग समझ चुके हैं बहन जी की। मैं इसमें बहन जी की या पार्टी के कार्यकर्ताओं की गलती नहीं बताता, मैं बताता हूँ उन लोगों की जिन्होंने वो लोग ढो रहे हैं, जो लोग उनको। अगर आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों का विरोध करूंगा ना, तो लोग मेरे ही विरोध में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पार्टी का गद्दार है। क्योंकि लोग खुद नहीं चाहते हैं पार्टी मजबूत हो। युवाओं की भागीदारी जो है वो पार्टी में नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि युवा क्यों नहीं आ रहा? और सारे ओल्ड एज के ही लोग हैं उसमें, और जो 20-20, 30-30 साल से काम कर रहे हैं वही हैं बस, और कोई नहीं है। नहीं, और उनकी कोई सुनता नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल बेकार आरोप है। आप कहाँ रहते हैं? आप देखिए, आप रहते कहाँ? दिल्ली में? मैं दिल्ली में रहता हूँ। अगर आप 50% मुझे युवा दिखा दें जी आपके पदों पे जी, और 50% शायद महिलाओं की भी बात आई थी, 150% हो जाता है। 150 छोड़ो, अगर आप 25% भी अगर दिखा दें, 50% हमारे सीनियर्स और 25% युवा और 25% हमारी महिलाएं, अगर आप दिखा दें तो आप जो कहोगे मैं वो मान जाऊंगा और अगला इलेक्शन आप जीत जाओगे, इस बात की गारंटी है। देखिए मिलेंद्र भाई, सबसे पहली बात देखिए मैं सबसे पहली बात 25% युवा है, बस ये बताओ। हाँ? 25% महिला है आपके पास पदों में? मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, देश की बात। पदों में भी है, और आप देखेंगे चाहे केंद्रीय लेवल से लेकर और वार्ड लेवल तक, हमारे हर लेवल पर युवा हैं जी। युवाओं को ही जिम्मेदारी दी गई। कितने? 2-3? नहीं, ये तो अब आप 10 मान लीजिए 10 पदाधिकारी हैं, तो उसमें कम से कम हम लोग 4 या 5 युवा पदाधिकारी हैं हमारे। अगर दिल्ली प्रदेश की भी बात करूं तो दिल्ली प्रदेश में एक भी युवा पदाधिकारी ऐसा नहीं है जो पदाधिकारी होना चाहिए। कार्यकर्ता या जिला अध्यक्ष या जिला कोऑर्डिनेटर वगैरह जो बना देते हैं या बूथ लेवल के बनाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। क्या आपके पास इसका वो है, आंकड़ा है कोई? देखिए आंकड़ा तो खैर नहीं है, लेकिन पूरी दिल्ली में मैं गारंटी दे रहा हूँ, पूरी दिल्ली में आपके पास 10 महिलाएं नहीं होंगी पद पे जी। नहीं, और आप महिलाओं के वोट लेना चाहते? ऐसा नहीं है कि बीएसपी के पास महिलाएं नहीं है ना, ये महिलाएं हैं पर पदाधिकारी नहीं है और ना ही काम करने वाली महिलाएं। और युवा की भी बता दूं, अगर मैं पूरी दिल्ली की बात करूं तो 25 से 30 युवा ही होंगे जो सिर्फ और सिर्फ इस
आस में बैठे होंगे या वो उनको पद मिले होंगे कि जैसे कि वार्ड का इंचार्ज बना दिया या वार्ड बना दिया, विधानसभा का बना दिया, लोकसभा का बना दिया, वो होंगे। बाकी काम करने वाला ईमानदारी से कोई भी नहीं है। आपके पास तो कैसे जीत जाओगे आप। और फिर एक आंकड़ा ये भी दे देते हो आप, एक डायलॉग मारते, मैं तो डायलॉग कहूँगा इसे कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। कौन है सर आप आज की डेट में? देखिए, हम लोग जो वर्तमान में लोगों को लॉलीपॉप पसंद आते हैं और बहुजन समाज पार्टी लॉलीपॉप देने का काम नहीं करती है। हम लोग आइडियोलॉजी को लेकर चलने वाले लोग हैं, लेकिन लोगों को आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग लॉलीपॉप चाहते हैं, है ना। तो लोग क्या है, लॉलीपॉप पसंद आने लग गए लोगों को। लेकिन अब लोगों को पता है कि ये लोग कांग्रेस बीजेपी को बेईमान बताकर आए थे सरकार में। आज उन्हीं लोगों के यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे हैं, उन्हीं लोगों को सीबीआई ले जा रही है। तो समझ आ रहा है धीरे धीरे। मैंने इसीलिए बोला कि आदरणीय बहन जी ने मौका दिया है। और आप युवाओं की बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी पीछे इंटरव्यू में भी कहा था कि युवा आज काम करने वाला युवा जो है आज घर बैठा हुआ है। ये आपकी बात बिल्कुल सही बात है। दिल्ली में ऐसे तमाम लोग हैं, है ना, उंगली पे आप गिन सकते हैं, जो आज बेचारे घर बैठे हुए हैं। वो दिल्ली प्रदेश महासचिव के पद पर भी रहे और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम भी किया उन्होंने। और आज दिल्ली में लाखों युवा उनके साथ भी खड़ा हुआ है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उन्हें केवल पैर छूने वाले, चमचे और इस मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले लोग पसंद है। काम करने वाले ईमानदार लोग पसंद नहीं है हमारे पदाधिकारी। चमचा युक्त जो काशीराम साहब ने लिखी थी वो उन्हीं काशीराम साहब ने जिस चीज के लिए मना किया था और उन्होंने ये भी कहा था, एक कहावत भी है कि चमचा जिस कढ़ाई में चला गया उसको खाली कर देता है। तो काशीराम साहब का वो जो नियम और रूल था चमचा वाला वो हटाने का, वो काशीराम साहब के सामने ही चला गया। देखिए, मान्यवर काशीराम साहब ने चमचा युग लिखी, उन चमचों ने ही पार्टी का नाश कर दिया। वो पार्टी को काशीराम साहब ने तो कोई चमचा नहीं बनाया था। मान्यवर काशीराम साहब ने भी नहीं बनाया, आदरणीय बहन जी ने भी नहीं बनाया। तो फिर ये चमचे आए कहाँ से? ये चमचे के जो लोग आज पदों पर बने रहना चाहते हैं ना, जो इतने साल से पदों पर टिके हुए हैं, उन्होंने अपने चमचे पाल रखे हैं और वो पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। उन्हीं की बदौलत पार्टी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बहन जी को नहीं पता कि ऐसे हैं चमचे। अगर वो ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ काम करते तो दिल्ली की मेयर हमारी होती और पार्टी मजबूती की स्थिति में होती। लेकिन आज आप देख रहे हैं पार्टी की स्थिति, और ईमानदार और वफादार लोग आज घर बैठे हुए हैं। चाहे कोई 20 साल से काम कर रहा हो, चाहे 30 साल से काम कर रहा हो, चाहे 10 साल से काम कर रहा हो, लेकिन ईमानदार वफादार लोग उन्हें चाहिए भी नहीं ना। उन्हें वो लोग चाहिए जो पैर छू के जी सर करते रहें। वो लोग चाहिए उन्हें। और इसी वजह से आज मैं आपको उंगलियों पे नाम गिनवा सकता हूँ जो आज बेचारे ईमानदारी से इस मूवमेंट के लिए काम किया, ना घर देखा ना परिवार देखा, और वो आज लोग घर बैठे हुए हैं। क्या वो लोग उन्हीं की बदौलत दिल्ली में 14% वोट आया? उन्हीं लोगों की बदौलत ईमानदारी से दिल्ली में मजबूती की स्थिति में आए। जब लोगों को लगा कि हमारी नेतागिरी खतरे में आ रही है, उन लोगों को घर बैठा दिया गया। सीनियर्स को ये लगा, उन सीनियर्स को ये लगा कि हमारी नेतागिरी खत्म हो रही है, हमें पूछेगा कौन? तो उन लोगों को आज घर बैठा दिया गया और आज वो लोग घर पे बैठे। युवा भी हैं उसमें, कुछ लोग सीनियर लोग भी हैं हमारे, तो आज वो लोग घर बैठे हैं। लेकिन वो घर बैठने का मतलब ये नहीं घर बैठे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं आज भी। क्या ये बात सही नहीं है कि पहले युवा जो है आपकी पार्टी में बढ़ चढ़ करके आता था और हिस्सा लेना चाहता था, और ये जितने सीनियर्स जो हैं वो इन्हें ये कहते थे चलना तू कल का लौंडा है जी, और आज वही सीनियर जो हैं वो युवाओं के पीछे भाग रहे हैं कि आप आओ पार्टी में आओ, और युवा कह रहा है कि चल हट हमने तेरे साथ काम नहीं करना। ये बात सही नहीं है। देखिए, युवा जो है अब युवा पीछे भाग रहा है जी, पार्टी के लोग उन्हें लेना चाह रहे हैं पर वो आ नहीं रहा। देखिए, पहली बात तो मैंने अभी बोला कि जिसने बहुजन मिशन मूवमेंट को पढ़ लिया और समझ लिया, वो इस मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है आज भी। बेशक पार्टी के लोग उसे पूछें ना पूछें, वो पद पे रहे या ना रहे, लेकिन वो मूवमेंट के लिए काम कर रहा है ईमानदारी से। चुनाव का समय आता है वो पूरी ईमानदारी से काम करता है, चुनाव का समय नहीं भी आता है वो कहीं पर भी होता है, वो पार्टी की बात मजबूती के साथ रखता भी है। पर कितने लोग हैं? नहीं, ऐसा नहीं है मुट्ठी भर लोगों से आप पार्टी नहीं जीत नहीं सकते, आप सरकार नहीं बना सकते। देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था, जानवे मंजिल में चलता गया और लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, है ना। ऐसा नहीं है, मान्यवर कांशीराम साहब भी अकेले थे और उस अकेले आदमी ने इस देश की राजनीति में भूचाल मचा दिया। 2007 में फुल बहुमत से बहन कुमारी मायावती जी पार्टी से आई, लोगों ने जिताया, वो काशीराम साहब का असर था। अब वो असर 2007 के बाद कहाँ चला गया? देखिए, जब आपने मेरा नोएडा में इंटरव्यू लिया था
तो मैंने एक बात और कही थी कि जो औलादें अपने बाप दादाओं की बात नहीं मानती वो ज़िंदगी भर धक्के खाती हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने, मैं आदरणीय बहन जी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने मान्यवर कांशीराम साहब की बात नहीं मानी, इसी वजह से आज ये स्थिति है। मान्यवर कांशीराम साहब ने कैडर को अलादीन का चिराग कहा था कि कैडर जो है वो वाला कैडर नहीं, आजकल लोगों ने कैडर की परिभाषा अलग कर दी है। 2 लोग बुला लेते हैं, 3 लोग बुला लेते हैं, 2-4 लोग बुलाए, फोटो खींचे, बोर्ड पे पेन रख के फोटो डाल दी, हमने कैडर दे दिया। देख रहे होंगे आप आजकल फेसबुक पे लोग डाल रहे हैं, है ना। भाषणबाजी को भी कैडर बोल देते हैं। कुछ आप ही की पार्टी में चल रहा है, और पार्टियों में नहीं चल रहा है। मैं बता तो रहा हूँ आपको कि भाषणबाजी को भी लोग कैडर कह देते हैं, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब का जो असली कैडर था, जिसकी कोई प्रचार नहीं होता था, बंद कमरे में कैडर होता था, लोगों को मिशन मूवमेंट की सही जानकारी दी जाती थी, सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन उस कैडर को नहीं समझा लोगों ने, नहीं, कैडर बिल्कुल बंद कर दिए गए, इसी वजह से पार्टी का ये हाल हुआ। बहन जी ने कई बार बोला कि भाई कैडर गांव-गांव जाकर कैडर करो, क्या समझाओ, लेकिन लोग बहन जी को भी गुमराह करते हैं। आदरणीय बहन जी को गुमराह करते हैं, 4 लोगों को इकट्ठा करते हैं, फोटो खींच देते हैं, कैडर करें हमने। जो वही लोग होंगे कैडर में, आप 1 महीने पुरानी फ़ोटो उठा के देख लेना और आज भी वही फ़ोटो उठा के देख लेना, वही गिने चुने 10-15 लोग वही होंगे जी। तो ये धोखा किसे दे रहे हैं? ये धोखा दे रहे हैं, बहन जी को धोखा नहीं दे रहे हैं, ये धोखा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दे रहे हैं, ये धोखा इस बहुजन मिशन मूवमेंट को धोखा दे रहे हैं। वैसे बोलते हैं मैंने 30 साल काम कर लिया पार्टी के लिए, मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी पार्टी के लिए, तो फिर इस मूवमेंट को धोखा क्यों दे रहे हो? इस मूवमेंट को धोखा देने का काम मत करो, पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ इस मूवमेंट के लिए काम करो। पूरी ये पवित्र ये जो बहुजन आंदोलन है, बड़ा पवित्र आंदोलन है। इस आंदोलन के लिए हमारे महापुरुषों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और आप इस मूवमेंट के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं जी। एक यूपी ने ईमानदारी से बहुत सारे काम करे और बहन जी को कई बार चीफ मिनिस्टर भी बनाया और पार्टी में लोग भी आए। पिछले इलेक्शन लोकसभा में आपकी 10 सीटें आई थी जी, और एसपी की 5 सीटें आई थी। अब की बार कितनी आ रही हैं? देखिए, ये मत कहना कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। आपके बिना 2007 के बाद सरकारें ही बन रही हैं, आपके बिना। देखिए, आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा, बीएसपी के बिना। पूरे भारत में बीएसपी के बिना ही सरकारें बन रही हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि हमारे देश के जो लोग हैं, भोले भाले लोग हैं बेचारे, उन्हें बरगला दिया जाता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी बिजली पानी के नाम पर। तो लोग समझ चुके हैं, अब लोग समझ चुके हैं कि भाई कांग्रेस को भी देखा था इतने साल, बीजेपी को भी देख लिया, अब झाड़ू वालों को भी देख लिया। अब उनको पता है मैंने कहा ना, हमारे नेता अब अपनी बात को लोगों के घर घर तक जाके पहुंचाने की ज़रूरत है। अगर हम अपना मैसेज सही तरीके से, वो तो पहुंचा ही नहीं रहे ना, जब भी तो हम जैसे आप जैसे लोगों को आगे। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि हमारी सरकार आ रही है? आप ये कहो ना हमारी सरकार नहीं आ रही, क्योंकि हमारे नेता काम नहीं कर रहे, हमारे पदाधिकारी काम नहीं कर रहे, हमारे कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे, ना बूथ लेवल पे काम हो रहा, ना विधानसभा लेवल पे काम हो रहा, ना लोकसभा केवल लेवल पे काम हो रहा, ना कैडर का काम हो रहा, ना ही हम घर घर जाकर के काम कर रहे हैं, और ना ही चमचे हट रहे हैं। ये कहो ना, आप क्यों नहीं कहते हो? दम नहीं है या हिम्मत नहीं है या कहने का मादा नहीं रखते आप? मैंने कहा ना कि हमारे पदाधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। तो कहो ना कि ईमानदारी काम नहीं कर रहे हैं, उनसे काम करवाओ। मैंने अभी बोला ना कि भाई जो मान्यवर कांशीराम साहब तो आप ये कहो ना सर, वो कैडर था, आप ये कहो ना कि हमारी 0 आ रही है। आप क्यों कह रहे हो कि हमारे बिना सरकार नहीं बन रही? मैंने अभी ये बोला ही नहीं। मैंने कहा ना, पहले मैंने इसी बात को बोला है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटें आ रही हैं? आपकी सरकार नहीं बन रही, सीटें कितनी आ रही हैं? मैं आपसे इस बात की शर्त रख सकता हूं कि हम जो जहां चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ठीक है, बीएसपी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, सरकार बनाई, और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, नहीं बनी, एक में भी नहीं बनी तो क्या करोगे आप बताओ? आप सारे बीएसपी वाले क्या करोगे? मैंने एक आपको चैलेंज दिया था नोएडा में जी, जिस नोएडा की आप बात कर रहे थे, उसी में मैंने आपको चैलेंज दिया था। निगम के यहाँ पर इलेक्शन होने थे और 272 सीटें थी। 272 में मैंने चैलेंज दिया था कि आप क्या 5 सीटें भी ले आएंगे? फिर चैलेंज घटते घटते मैं 2 सीटों पे ले आया था उन्हें। आप पूरी दिल्ली को 2 सीटों पे मैं समेट दिया था, और मैंने ये भी कह दिया था, चाहे वो मेरी अतिशोक्ति थी या कैसे भी समझ लो आप, कि बहन जी को छोड़ के आकाश आनंद जी और आनंद भाई साहब भी अगर उन 2 सीटों पे लड़ जाओ तो भी आप हार रहे हो। और वैसा ही हुआ सर, आप 0 पे आए हैं।
तो सरकार कैसे बना रहे हैं। और आपके आला अधिकारी जो हैं, जो पदाधिकारी जो हैं, जिनको बहन जी बहुत लाइक करती हैं, वो ये कह रहे थे हमारे बिना सरकार नहीं बन रही, अगर हम नहीं बना रहे तो हमारे बिना सरकार नहीं बन रही। और वही डायलॉग उन्होंने आपको भी चिपकवा दिया और आपके दिमाग में भी घुसा दिया है। ऐसे ही युवाओं को बरगलाते रहेंगे तो सर ये पार्टी आगे ग्रोथ कैसे करेगी आपकी? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आपने जिनसे सवाल किया आप उनसे इस बात को पूछिए ना कि भाई क्या रहा, आपने तो वादा किया था ना, आप उनसे सवाल कीजिए। वो तो ये कहते हैं हमने अपने टाइम में यहाँ पर MLA भी दिए और काउंसलर भी दिए। दिक्कत तो यही है, लोग पर अब नहीं कर रहे वो काम, सवाल नहीं करते हैं, है ना। समस्या यही है, लोग उनसे सवाल नहीं करते हैं। हम सवाल करते हैं, आप सवाल का जवाब दे नहीं पाते। आप सारे पदाधिकारी लोग, मैं पहली बात तो आपको मैं बता दूं, मैं पदाधिकारी नहीं हूँ, आप कार्यकर्ता हैं, पर नेता तो हैं, एक युवा नेता तो कहलाते हैं आप। पहली बात, लोग सवाल नहीं करते हैं उनसे कि भाई दिल्ली का वोट बैंक कहा था, आज कहाँ है। ठीक, आप डरते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। आपको कुछ पार्टी की तरफ से खर्चा मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाल बत्ती की गाड़ी मिल रखी है? नहीं। MLC वगैरह कुछ बनाया हुआ है आपको? नहीं। आपके परिवार में किसी को जॉब वॉब मिली है? ना। तो आप डर क्यों रहे हैं? नहीं, मैं डरता खुल के क्यों नहीं बोल रहे कि 0 आ रही है अब की बार भी? आप मैं ऐसे भाई मैं क्यों बोल दूं जब हम पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। आप ही तो कर रहे हैं, बाकी तो नहीं कर रहे। एक आशीष सागर से या रमेश सागर जी से, अनिल सागर जी से, या और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे ही कोई ना बात बन जाएगी। जमावड़ा चाहिए सर, बहुमत चाहिए, सब लोग बहुजन चाहिए। देखिए मिलेंद्र भाई, अगर मिलेंद्र भाई अपने ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना, तो मुझे भी अपनी ईमानदारी से कभी ना कभी तो शर्म आएगी, कभी ना कभी तो शर्म आएगी। सर कब आएगी? जब बिल्कुल ही खत्म हो जाओगे। लोग ईमानदारी से काम ही नहीं कर रहे हैं, बस सबसे बड़ी बात यही है। लोग कोरी राजनीति करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, ईमानदारी से काम ही नहीं कर रहे हैं। और अगर जो लोग काम कर रहे हैं उनको लग जाता है कि अच्छा ये काम कर रहा है, कल को ये प्रभारी ना बन जाए, बहन जी की नज़र में ना चढ़ जाए, तो उसको घर बैठा देते हैं। आज दिल्ली में तमाम जिन लोगों के आप नाम ले रहे हो, है ना, आज वो सब घर बैठे हैं, सब घर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। काम करने वाला चाहिए ही नहीं ना। आप कह रहे हो कि आपने कहा ना कि मेरे को ये मिला है, वो मिला है। मुझे पार्टी के लिए मैं ईमानदार हूँ और ईमानदारी से काम करता हूँ। मुझे पद का लालच नहीं है, पैसे का लालच नहीं है, कुर्सी का लालच नहीं है, किसी चीज़ का लालच नहीं है, लेकिन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पार्टी का काम करता हूँ। तो ये काम ऐसे लोगों के लिए करो ना, जैसे कि बीजेपी के लिए करो, SP के लिए करो, कांग्रेस के लिए करो, आम आदमी पार्टी के लिए करो। ये आपको कुछ सम्मान भी देंगी और उनकी सीटें भी आती हैं। आप कह भी सकते हो मैं युवा नेता हूँ तो मैं सीटें लाया हूँ निकाल के। BSP की पूछ पकड़ के क्यों घूम रहे हो आप? देखिए ये लड़ाई जो है ना, सरकार के बनाने की नहीं है लड़ाई। सबसे पहली बात, आप मेरी 2 मिनट बात सुनिएगा। ये लड़ाई जो है सरकार बनाने की नहीं है, लड़ाई विचारधारा को जिंदा रखने की है जी। है ना। बाबा साहब, आप कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस फलाना ढिमकाना, बाबा साहब ने हमारे लिए 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। अपने बच्चे की लाश को लांग करके हमारे लिए गए थे वो। जो हमारे समाज का आदमी दूसरी पार्टियों में काम कर रहे हैं ना, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उनकी क्या स्थिति है आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, है ना। और ये लड़ाई इस विचारधारा को जिंदा रखने की है। चाहे सरकार बने या ना बने, मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करता हूँ और आजीवन करता रहूँगा। और अगर बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई तो क्या करोगे? देखिए पार्टी खत्म हो सकती है लेकिन विचारधारा खत्म नहीं हो सकती। और बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, पार्टी नहीं है जी। और बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब ने वो जलती हुई मशाल है जो कभी बुझ नहीं सकती है। आज भी हमारे लोगों के दिलों के अंदर बहुजन समाज पार्टी को जिंदा रखने की पूरी उम्मीद और भरोसा है कि हम पार्टी में सरकार भी बनाएंगे और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप काशीराम साहब की जो पार्टी है उसे जिंदा रखने की कोशिश करेंगे और उन्हीं की काशीराम साहब के विचारधाराओं पे भी आप चल रहे हैं और चलेंगे जी। पूरी जिंदगी चलता रहूंगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करें और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि आज देश में ये स्थिति है कि हर जाति हर धर्म का आदमी परेशान है। चाहे किसान हो, दलित हो, मुसलमान हो, जाट हो, कोई भी हो, परेशान है सब। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करें और आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें जी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ थे युवा नेता आशीष सागर जी, जो दिल्ली में नहीं पूरे भारत में BSP के लिए काम करते हैं और पूरे दमखम से काम करते हैं। फिर से बता दूं कि 6 साल की उम्र से ही ये बहुजन समाज पार्टी के लिए पूरा परिवार जो है ये काम करता है और ये खुद भी 6 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, दिल्ली से।